अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ बुशरा। और आज का व्लॉग होने वाला है कर्ली झील, जिसे कैंचर झील के नाम से भी सब जानते हैं। तो इस व्लॉग में आपको कैंचर झील के बीच में मौजूद नूरी के मज़ार के बारे में तो बताऊंगी ही साथ थट्टा से मुंसलिक जो कदीम मकली का कब्रिस्तान है उसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। अच्छा, कर्ली झील की मुझे खूबसूरती ये लगती है कि यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले तो आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है। ज़्यादातर टाइमिंग्स क्या होती हैं निकलने की, इफ़ यू आर लिविंग इन कराची तो यहाँ से फासला काफ़ी ज़्यादा है। एटलीस्ट 3 आवर्स की ड्राइव होती है कराची टू कर्ली झील। तो उसके लिए निकलना पड़ता है आपको 3 बजे या 4 बजे रात में। सबसे ज़्यादा जो यहाँ की खूबसूरती मुझे नज़र आई वो ये थी कि जब सनराइज़ हो रहा था उससे पहले उसकी जो रेजेस नज़र आ रही थी और उसके बाद जो आसपास के गांव थे वहाँ का मंज़र बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जिसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की आप लोगों के लिए। इतनी दूर अगर डेस्टिनेशन हो तो जाहिर सी बात है अगर फैमिली के साथ जाएंगे तो बहुत ही एंजॉय करते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप लोग किसके साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं, फैमिली या फ्रेंड्स, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो 3 आवर्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए थे कर्ली झील, कैंचर झील। और इसकी मैं तारीख बताती जाऊं कि कैंचर झील इज़ 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम थट्टा डिस्ट्रिक्ट। कैंचर झील इज़ सेकंड लार्जेस्ट क्लीन वाटर लेक इन पाकिस्तान, जहां से आप के थट्टा डिस्ट्रिक्ट को और कराची को पीने का पानी, इस्तेमाल का जो पानी होता है वो फराहम किया जाता है। और कैंचर झील में मौजूद नूरी रेस्टोरेंट्स जो है वो बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है। यहाँ सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है। साथ ही साथ आपको यहाँ की झील का व्यू भी बहुत अच्छा नज़र आता है। गाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी इन्होंने पार्किंग का इंतज़ाम किया हुआ है। साथ ही साथ गार्डनिंग की भी है। आपको स्विंग्स, झूले वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब मॉर्निंग में अगर आप आ जाएंगे तो आप बहुत ही यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा कैप्चर करने की कोशिश की है जब हम यहाँ पे नूरी रेस्टोरेंट में उतरे थे। तो आसपास का एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मेंटेन्ड है। इसके बाद आगे जो इन्होंने गार्डनिंग वगैरह की हुई है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके आगे जो झील का मंजर था वो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो नूरी रेस्टोरेंट के सामने का मंज़र ये था जहाँ पे पार्किंग थी। और उसके बाद अंदर अगर आप इंटर होते हैं तो आपको किचन एरिया इनका नज़र आएगा जो बहुत ही साफ़ सुथरा था। वहाँ पे अभी उनके वर्कर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे थे अपना काम, तो वहाँ उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आगे का लाउंज बहुत ही प्यारा था
उसके बाद जो ओपन एरिया में इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, क्योंकि उसके सामने जो है आपको झील का मंज़र नज़र आता है। झील के आगे जो गाँव है छोटे मोटे वो आपको नज़र आएंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जनाब वहाँ पे नाश्ता करने के बाद हमारी फैमिली ने सोचा कि अब क्यों ना झील की तरफ जाया जाए। तो तमाम रास्ता नूरी रेस्टोरेंट से आगे का ऐसा था। वहाँ पे छोटी छोटी हट्स बनी हुई हैं जिसको आप रेंट पे ले सकते हैं। कुछ हट्स मैंने आपको दिखाई हैं जो पीछे की तरफ बनी हुई हैं, पानी से ज़रा दूर है, और कुछ हट्स जो हैं बिल्कुल पानी के सामने हैं। कर्ली झील का पानी बहुत ही साफ़ और मीठा है, इसीलिए यहाँ पे पिकनिक में बहुत मज़ा आता है। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि यहीं से जो पानी है वो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट और कराची को भी फराहम किया जाता है। नूरी के मज़ार पे जाने के लिए आपको थोड़ा बोट से सफ़र करना पड़ता है, कश्ती पे सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि दरिया के बीच में उसका मज़ार मौजूद है। और इसकी तारीख़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। नूरी जाम तमाची एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी थी। कर्ली झील के आसपास मच्छरों की आबादी थी, और उन्हीं मच्छरों के घर में नूरी की पैदाइश हुई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और अपने बाबा के साथ वो जाती थी मछली के शिकार के लिए। उस वक्त कर्ली झील के आसपास और ठट्टा में जाम तमाची की हुकूमत थी, और नूरी जब वहाँ पे मछलियों के शिकार के लिए अपने बाबा के साथ जाती थी, तो जाम तमाची जो है वो उस वक्त अपनी शाही कश्ती पे निकले थे शिकार के लिए। उनकी नज़र नूरी पे पड़ी और वो उस पे नूरी पे आशिक हो गए। उसके बाद उन्होंने नूरी के लिए रिश्ता भेजा, जिसको उस मछेरे ने बाखुशी कबूल कर लिया और इन दोनों की शादी हो गई। नूरी बहुत ही सादा तबीयत की मालिक थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थी। नूरी की इन्हीं तमाम आदतों की वजह से जाम तमाची उस पे बहुत फ़िदा था। उसकी पहले ही 6 बीवियाँ थीं, और महल में जितने भी लोग थे उन सबको उसने कहा था कि जब भी वो नूरी से सामना हो तो उसको झुक के आदाब करें। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी पहले से जो बीवियाँ थीं वो उससे जलने लगी नूरी से, और जाम तमाची जो है उसका दिल ख़राब करने लगी कि नूरी का जो भाई है जब भी उससे मिलने आता है तो वो जो अपने साथ एक बॉक्स लाता है लकड़ी का, उसमें नूरी तमाम हीरे जवाहरात महल के जो है वो अपने भाई को दे देती है, और भाई लेकर चला जाता है। ये सब सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया, और उसने सोचा कि अब इसका भाई जब आएगा तो मैं उस पर नज़र रखूँगा। जब उसका भाई आया और जब जाने लगा तो बादशाह ने उसके भाई को गिरफ़्तार कर लिया, और उसके हाथ में जो बॉक्स था लकड़ी का वो भी अपने तहवील में ले लिया। लेकिन जब बॉक्स खोला तो उसके अंदर उसको मछली की जो कांटे होते हैं वो मिले। बादशाह ने नूरी को बुलाया और उससे पूछा कि भाई ये क्या है, क्या माजरा है। नूरी ने बताया कि क्योंकि आपके महल में इतने ज़्यादा लजीज़ खाने बनते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं अपनी झोंपड़ी में जो एक ख़ास किस्म की मछली खाती थी, स्वादी ग़िज़ा होती थी, वो खाने का दिल करता है, तो मैं अपने भाई से वो मंगवाती हूँ।
और लकड़ी के बॉक्स में इसलिए मंगवाती हूँ ताकि आपका दिल ना दुखे कि मैं आपके महल की जितनी भी नेमतें हैं उसको ठुकरा के एक सादी चीज़ की तरफ जा रही हूँ। तो ये सुनने के बाद बादशाह के दिल में नूरी का मकाम और भी बढ़ गया। इसके बाद से बादशाह की मोहब्बत नूरी के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो लोग अक्सर उसी जगह पे सैर के लिए जाते थे जहाँ पे पहली बार बादशाह ने नूरी को देखा था। तो जब नूरी का इंतकाल हुआ तो उसके बाद जाम तमाची ने उसका मज़ार वहीं पे बनवाया जहाँ पे उसने नूरी को फ़र्स्ट टाइम देखा था। और ये मज़ार अब भी वहाँ पे मौजूद है। पहले यहाँ पे पानी नहीं था, ये जगह बिल्कुल सूखी थी, लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में जब वो इस करली झील को थोड़ा विड्थ में बड़ा कर रहे थे, चौड़ाई में बड़ा कर रहे थे, तो ये जाम तमाची ने जो मज़ार बनवाया था नूरी का, ये भी उसी एरिया में आ रहा था। तो इस मज़ार से लोगों की जो उनसियत है उसको देखते हुए ज़ियाउल हक ने क्या किया कि इस जगह को थोड़ा सा और ऊंचा बनवा दिया। तो अब क्या हुआ है कि पानी के बीच में ये नूरी का मज़ार मौजूद है। तो ये तो तमाम नूरी जाम तमाची की स्टोरी थी। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था अपना सफ़र ठट्टा की तरफ। जब हम आ रहे थे तो उस वक्त तो बिल्कुल सन्नाटा था, अर्ली मॉर्निंग था। और उसके बाद जब अब वापसी जा रहे थे तो ज़ाहिर है दिन ज़्यादा निकल गया था और तमाम शॉप्स भी ओपन हो गई थी। अच्छी खासी गहमा गहमी नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे हमने देखा मकली का शहर खामोशा, यानी कि मकली का जो पुराना कब्रिस्तान है, बिल्कुल ही पुराना हिस्टोरिकल ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे हम इंटर हुए थे। खला से नज़र आने वाली दीवारें चीन हो या पुरस्रार अहराम मिस्र, वस्ती अमेरिका की माया तहजीब हो या ये मकली का पुराना कब्रिस्तान, ये सब वक्त की मुसव्वरी ही तो है। सतह मुस्तफ़ा से 12 किलोमीटर पर 600 बरस हुक्मरानी करने वाला ये मकली का कब्रिस्तान अपने अंदर अनोखी कहानियाँ समोए हुए है। मकली के इस पुराने कब्रिस्तान में तकरीबन 1 मिलियन किरदारों की हज़ारों कहानियाँ दफन हैं। मकली खुद में एक तहजीब है जहाँ बादशाह भी दफन हैं और फ़कीर भी, यहाँ दरवेश भी हैं और बहादुर जंगजू भी, और ऐसे गद्दार भी जिन्होंने तारीख़ में अपना नाम बहुत ही बदनाम कर रखा है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ तारीख़ का बहुत बड़ा ख़जाना दफन है। किसी सिंधी शायर ने मकली के बारे में क्या खूब कहा है, अरे मत मकली छाए दी, ए मकली की खामोशी तुम कह दो बता दो, कैसा दो मैकेनो कहानी में कायो, कि हमने कितनी कहानियाँ तुम में छुपाई हैं। कहते हैं कि इस शहर खामोशा का पहला मकीन शेख हम्माद जमाली था, जिसकी मस्जिद और खानकाह बाद में आने वालों के लिए एक दास्तान बन गई। इस कब्रिस्तान में 600 बरस से हुकूमत करने वाले मोहित, सम्मा, आरगोंस, तरखान्स, मुगल्स और कलहोरास की तारीख मिलती है। आप एक बार मकली ट्रैवल करें तो ऐसा लगता है कि यहाँ की तारीख आपके साथ हमेशा ट्रैवल करेगी। यहाँ जाम निज़ामुद्दीन दोम जैसा अवाम दोस्त हुक्मरान भी दफन है कि जिसने लगातार 48 बरस सिंध को आज़ाद तरक्की पसंद दौर दिया और आज भी सिंध जाम निज़ाम को याद करता है। इसी कब्रिस्तान में बेलोस सपा सालार मुबारक खान भी दफन है, जो जब तक जिंदा रहा सिंध को बैरूनी हमलों से महफूज रखता रहा और शहादत के बाद दुल्हा दरिया खान के नाम से याद किया जाता है। इल्मो फजल के दिल दादा खुसरो खान चरखास भी यहाँ दफन है कि जिसने फलाह आम्मा के कई मंसूबे सिंध के लिए अंजाम दिए। तारीख के बदनाम तरीन जालिम बादशाह बकी बेग भी यहाँ दफन है, जिसने इक़्तिदार के लिए खूनी रिश्तों का कत्ल भी किया। ईसा खान तरखान दोम का खामोश महल भी यहाँ मौजूद है, जो अब काफ़ी खस्ता हाल लगता है। इन इमारतों पे मौजूद हर पत्थर के नक्शो निगार देख के ऐसा लगता है
कि गोया किसी आसमानी अहले हुनर की फ़ौज ने ज़मीन पे उतर के इन पत्थरों पे ज़मानों की दास्तान रकम कर दी है। मकली के कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों को भी इंसानी लालच ने नहीं छोड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों ने ख़जाने की लालच में कब्रिस्तान में खुदाइयाँ की हैं। अब उनको ख़जाना मिला या नहीं ये तो वही जानते हैं, मगर उनके लालच ने इस तारीख़ी विरसे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि यूनेस्को ने 1981 से पाकिस्तान को ये एहसास दिलाता रहा है कि मकली एक तारीख़ी विरसा है और उसकी हिफाजत आने वाली नस्लों के लिए की जानी चाहिए। खुशकिस्मती से सिंध हुकूमत ने हेरिटेज फाउंडेशन के ज़रिए से मकली का पूरा नक्शा भी तैयार कर लिया है। तो ये बकी बेग उज़्बेक का मज़ार है, जो कि तारीख़ का ज़ालिम तरीन बादशाह था और उसने अपनी तख्त को बचाने के लिए खूनी रिश्तों का भी बहुत कत्ले आम किया। अंदर महलों को देखकर थोड़ा एहसास होता है कि सिंध हेरिटेज फाउंडेशन को थोड़ा एहसास हुआ और उसने इस तारीख़ी विरसे को महफूज करने का इरादा किया। यहाँ ये बताती चलूँ कि जब पुराने असासे को महफूज किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी दोबारा से तामीर करें। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ मौजूद है उसी को साफ़ सुथरा रखना है और उसी का ख्याल करना है कि वो और ज़्यादा ज़मानों की गर्द में ख़राब ना हो जाए। न्यू कंस्ट्रक्शन तो न्यू बिल्डिंग्स की जाती है, पुराना विरसा जो होता है उसका ख्याल रखा जाता है। सिंध की खुशकिस्मती ये है कि सिंध हेरिटेज फाउंडेशन ने अब इस विरसे का ख्याल रखना शुरू कर दिया है। जिस तरह उन्होंने इसका एक मैप तैयार किया है, उसमें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से वाज़े किया है। इसके अलावा बिल्डिंग्स का ख्याल करना, इन पुरानी कब्रों का ख्याल करना भी अब उसी के विरसे में शामिल हो गया है। अब भी इन महलों को आप विज़िट तो कर सकते हैं, लेकिन इनके फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये इमारतें बहुत ही खस्ता हाल हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि इन इमारतों के ख़राब होने का खदशा रहता है, इसीलिए हमें फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जाने की परमिशन नहीं मिलती। का मज़ार भी मिलेगा, जो कि नहायत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी।
लेकिन यहाँ पे अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। तमाम चीज़ें ब्लॉक की हुई थी। एक तो कोरोना की सिचुएशन है, दूसरा ये कि यहाँ अंदर जाने से बिल्डिंग्स को अब बहुत नुकसान पहुँच रहा है। बिल्डिंग्स की हालत काफ़ी खस्ता हाल है, इसीलिए अक्सर बिल्डिंग्स में हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। यहाँ पे एक मज़ार भी है जिसे जिन्नात वाले बाबा के मज़ार से भी जाना जाता है। वहाँ पे कहा जाता है कि अक्सर लोग अपने जिन्नात वगैरह से छुटकारा हासिल करने के लिए आते हैं। अब ये तो वही जानते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से भी बहुत से ऐसे मनाजिर देखे। टांगे पे सफ़र करना हमेशा से बहुत ही खुशगवार रहता है। हमारी फैमिली ने टांगे पे सफ़र किया उस मज़ार तक जाने के लिए, जो कि नहायत ही खुशगवार था। टांगे पे आप पूरा मकली का कब्रिस्तान भी घूम सकते हैं। साथ साथ अगर एक अच्छा गाइड भी मिल जाए जो हमें बताता रहे कि कौन सा मज़ार कौन से बाबा का है और कौन सी कब्र किस बादशाह की है, तो उसमें एक अलग ही लुत्फ़ आता है। यहाँ पे एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग का मज़ार भी है जहाँ पे अक्सर लोग विज़िट ज़रूर करते हैं। इनके अहाते में एक देग भी नज़र आई जिसके बारे में ये भी मशहूर है कि हर जुमेरात को ये खुद रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से इसे जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। सिराज बाबा के मज़ार से मुंसलिक एक और मज़ार है जहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने आते हैं। हर जुमेरात को इन मज़ारात पे बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, नज़रो नियाज करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे मौजूद डोरियाँ जो लाल कलर की होती हैं, उनको यहाँ पे बांध के अपनी मन्नतें मुरादें जो भी मांगी जाए वो पूरी हो जाती हैं। इस मज़ार से मुंसलिक सिराज बाबा का भी मज़ार है जहाँ पे लोगों की अक़ीदत देखने में नज़र आती है। मज़ार से वापसी का सफ़र भी शहर खामोशा में वैसा ही खामोश सफ़र था। साथ ही गर्मी और धूप की तपिश से बुरा हाल हो गया था। इसी शहर खामोशा के बीचों बीच हमें एक कुआं नज़र आया जो कि 600 साल पुराना है। और इस कुएं के बारे में ये भी मशहूर है कि मुग़लों के ज़माने में जब कोई जुर्म कर देता था या मुजरिम को पकड़ के लाया जाता था और उस पर वो जुर्म साबित हो जाता था तो उसे यहाँ पे लटका दिया जाता था, यानी कि मौत के वक्त तक वो यहीं पे लटकता रहता था। कुएं का अहाता तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसके बाद जब सीढ़ियों से नीचे उतर के जाएं तो नीचे सुरंग भी नज़र आई और साथ ही साथ कुआं।
और कुएं का पानी साफ़ था, ये नहीं कि ज़्यादा पुराना पानी हो जाए तो उस पे कोई काई नज़र आती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुएं का पानी हमें निहायत साफ़ नज़र आया। मकली के कब्रिस्तान में मखदूम हाशिम थानवी साहब का मज़ार भी मौजूद है, जिन्होंने 350 साल पहले कुरान पाक का सिंधी में तर्जुमा किया था। ये बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ठट्टा और मकली कभी तहजीबी मरकज़ रहा था, मगर आज ये ज़वाल से लड़ रहा है। मकली के शहर खामोशा को वहीं छोड़ के हमने आगे वापसी का सफ़र स्टार्ट किया, जो कि नहायत ही अच्छा रहा, क्योंकि बीच में मौजूद सरसब्ज़ व शादाब गांव ने हमारा सफ़र बहुत ही खुशगवार बना दिया था। पाकिस्तान की शदीद गर्मी के बाद हमें यहाँ की ठंडक बहुत ही भली मालूम हो रही थी। कराची से बाहर के रास्ते में आपको सनवे लगून और फिस्टा जैसे बड़े वाटर पार्क भी नज़र आते हैं, जिनको मैं अभी तो कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन आगे कभी इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर कैप्चर करूँगी। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी के साथ साथ कैंचर झील और मकली के कब्रिस्तान का विजिटिंग व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।